यहाँ पे ये जो बहादुर है हमारा वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि जिस भी प्लेनेट के ऊपर ये है, ठीक है, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स नहीं लगाता तो क्यों वो नीचे की तरफ गिरता। तो ग्रेविटी किसके टर्म्स में होते हैं? प्लेनेट के टर्म्स में होते हैं। जैसे हम अर्थ पे हैं तो अर्थ के कारण अर्थ जो फोर्स हमारे ऊपर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उसका ग्रेविटी बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एप्पल है, न्यूटन साहब ने तो इसी को देखा। एप्पल है कि टमाटर है पता नहीं। तो ये क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या सकते हैं ग्रेविटी इज पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड। किसी भी प्लेनेट के ऊपर कोई भी चीज को नीचे की तरफ खींचे जाती है, किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो कार्यक्रम में चलते हैं, तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by अर्थ किसके तरफ? टुवर्ड इट्स सेंटर। किसके ऊपर? ऑन ए बॉडी। कहां पे? ऑन द सरफेस या नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरा बात, किसकी तरफ लगता है? टुवर्ड द सेंटर। किसके ऊपर लगता है? किसी भी बॉडी के ऊपर। कहां लगता है? या वो सरफेस पे हो या सरफेस के पास हो। ठीक है, सरफेस के पास मतलब क्या? यहाँ भी तो ये सरफेस के पास ही है ना, और सरफेस पे का मतलब क्या? हम भी सरफेस के ऊपर खड़े हैं। तो इसको ये क्या है? सिंपल सा एक वेट मेजर करने का तरीका है। तो हम लोग क्या जानते हैं वेट के लिए? F इक्वल्स टू एम इंटू जी। एम क्या है? मास, और जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिख रहा है हमको जितने भी फोर्सेस है किसकी तरफ है? टुवर्ड द सेंटर दिख रहा है, सेंटर की तरफ ही है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी हमेशा किसके तरफ होता है? अर्थ के सेंटर की तरफ या प्लेनेट के सेंटर की तरफ। किसी बात की जाए किसके? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में। ये क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यदि कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? आकाश से किसी को टपका दिए, यही होता है ना फ्री फॉल। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन के साथ किधर जाएगा? जिस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की तरफ आ रहा होगा उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लेन से कोई यदि गिरता है बहादुर, यदि हम इसको यहाँ से छोड़ दें तो ये क्या है? फ्री फॉल है। फ्री फॉल है ना, तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हम लोग जस्ट क्या दो चीजें पढ़े हैं इससे पहले? एक पढ़े हैं F इक्वल्स टू कितना? M इंटू जी, और दूसरा क्या पढ़े हैं? F इक्वल्स टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पढ़े हैं। तो यदि अर्थ के केस में इसको हम लिखते तो क्या लिखते? एक हमारा मास अर्थ का होता, एक मास किसका होता? बॉडी का होता, जो यहाँ पर बॉडी है m, दूसरा मास अर्थ का, और क्या होता इसका? रेडियस का स्क्वायर होता। यहाँ पे एक हमारा अर्थ, एक हमारा बॉडी जिसको गिराया जा रहा है, तो इसका मास m, अर्थ का मास कैपिटल M मान लिए, तो ये हमारा हो जाता फोर्स जी एम कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी F इक्वल्स टू mg लिखा जा सकता है। अब इस दोनों को यदि हम इक्वेट करें, इक्वेशन 1 और ये हमारा क्या है? इक्वेशन 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू जी इज इक्वल टू कितना? g डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। यहां से m से m साफ, तो g इक्वल टू कितना? g कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको कुछ छूट नहीं रहा है। अब एक इक्वेशन हमारा ये हो गया g इज इक्वल टू g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि इस मास को हम डेंसिटी के टर्म में बनाते। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? मास से, तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कुछ तो होगी रो माने, वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा?
इस गोले का वॉल्यूम क्या होता है? अर्थ कैसा गोला जैसा है तो नहीं, लेकिन मान के चलते हैं स्फीयर है हमारा, तो कितने होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो होता है यदि रेडियस हमारा कैपिटल आर है तो पूरे गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम के जगह पे, तो क्या लिखते हैं? जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ लिखना चाहते हो तो क्या लिखते? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इतना लिखा जा सकता था यदि हमको डेंसिटी पता है, रेडियस पता है। तो अब इसको और सॉल्व करते तो क्या बनता? जी बराबर 4/3 जी रो आर, इतना बनता आर क्यू से। ये साफ क्या बनता? चलो पाई कहाँ गया? हाँ चलो पाई, 4/3 पाई, ठीक है। 4/3 पाई जी रो आर, इतना लिखा जा सकता है। अभी जस्ट निकालें इस चीज को, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और 4/3 पाई रो जी आर निकालें अभी तुरंत, ठीक है। यहाँ पे एम और आर क्या है? मास और रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ की यदि हम बात करें, यदि ध्यान में रखना चाहो तो रखो, रेडियस अर्थ में कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता ही है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6.018 इंटू 10⁻24 kg, ओके। और डेंसिटी कितनी होती है? 5.4783 इंटू 10⁻3। अब इन सब चीज की वैल्यू को इसके अंदर हम डाल सकते हैं, तो हमको किसकी वैल्यू निकल जाएगी? जी की वैल्यू कितनी? 9.8 निकल सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? किसी प्लेनेट के सेंटर की तरफ वेक्टर तो कुछ तो होगा। चलिए, दूसरा द वैल्यू ऑफ जी चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में? हाइट के रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में और रोटेशन ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में। मतलब रोटेशन यदि अर्थ का बदल जाए तो जी की वैल्यू बदलेगी। यदि गहराई में जाते हो तो भी जी की वैल्यू बढ़ेगी, ऊंचाई पे जाते हो तो भी जी की वैल्यू चेंज करती है। इसकी जी की वैल्यू जीरो कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी जस्ट निकालेंगे कैसे आती है। इट्स वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करता है? मास के ऊपर, रेडियस के ऊपर और डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे चंदा वहां पे जाओगे, वहां पे जी की वैल्यू क्या है? अलग है। यहाँ का क्या है? अलग है, क्योंकि वहां चंदा मामा की डेंसिटी क्या है? अलग है। अब सूरज पे जाओगे तो वहां तक जी की वैल्यू कुछ और ही रहेगी। इंडिपेंडेंट किससे होता है? ये उसके मास से, शेप और क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। अब जिस बॉडी की बात है, हमारी बॉडी के शेप से, मेरे मास से और किससे? अब मेरा मास मान लो 100 kg है, ओके। तो क्या मेरे मास के ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है? स्मॉल जी के ऊपर कहाँ डिपेंड कर रही है? अभी स्मॉल जी के बारे में पता है ना। स्मॉल जी पे हम, मेरा मास कहाँ डिपेंड करता है? मेरा शेप डिपेंड नहीं करता। यदि मेरी 100 kg वेट है तो भी जी मेरे पे उतना ही लगेगा जितना तुम्हारा 10 kg पे लगेगा। तो किसके इंडिपेंडेंट होती है? जो भी हमारा प्लेनेट के सरफेस पे रखा गया बॉडी, उसके मास, शेप, डेंसिटी वगैरह से क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन जिस बॉडी की बात करें, जिस प्लेनेट की बात करें, उसके किसके ऊपर? डेंसिटी के ऊपर, मास के ऊपर, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है जी की वैल्यू। क्लियर है? कौन सा जी? छोटू जी। बड़ू जी की बात नहीं करते हैं। बड़ा जी तो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो सब जगह क्या है? कांस्टेंट है। अभी जस्ट हम लोग क्या बात किए थे कि जी की वैल्यू कब कब चेंज करती है? जब हम किस सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस से नीचे जाते हैं, अर्थ यदि रोटेट करेगा, ठीक है, या अर्थ के किसी और प्लेस पे जाते हैं, तो भी जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो ऐसा कहते हैं कि अर्थ जो शेप है वो कुछ ऐसा है, इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल का मतलब क्या? एक जगह ये चौड़ा होगा, दूसरी जगह क्या होगा? ये चपटा होगा। तो कह सकते हैं अर्थ क्या है? अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप। इसके इक्वेटर का रेडियस जो होता है, इक्वेटर मतलब कौन सा? ये वाला। ये 21 किलोमीटर बड़ा होता है किसके रिस्पेक्ट में? पोल के रेडियस में। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? आर ई इज इक्वल टू कितना?
RP प्लस 21 किलोमीटर कह सकते हैं। तो RE की वैल्यू क्या है, इक्वेटर का रेडियस 21 किलोमीटर RP से बड़ा है। तो अब हमको G की वैल्यू देखनी है, तो G का क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, जी स्मॉल जी चल रहा है, अब कैपिटल जी खत्म, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी। चलो आर स्क्वायर, हम स्मॉल आर स्क्वायर लेके चलें, क्योंकि हमारा रेडियस क्या है, दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ का रेडियस अलग, यहाँ का रेडियस अलग है ना, अलग अलग। तो यदि हम बात करें इक्वेटर पे, एट इक्वेटर, तो हमको जी एट इक्वेटर क्या मिलेगा, बॉडी का मास तो सेम रहेगा, थोड़ी ना बॉडी का मास चेंज हो रहा है, एम का एम रहेगा और आर किस में बदल जाएगा, आर ई में हो जाएगा। उसी तरह यदि हम एट पोल्स की बात करें, तो हमारा जी एट पोल क्या होगा, जी एम बाई, इतना होगा, नहीं होगा, स्क्वायर कहां गया, तो होगा इतना, अभी भी होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो अब दोनों का रेशियो कर दे, मान लो इक्वेशन 1 है ये हमारा, इक्वेशन 2 है हमारा ये, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, जी ई बाई जी पी इज इक्वल टू कितना, आर पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, होगा इतना। आर पी बड़ा है या आर ई बड़ा है, इसको और लिखते तो क्या लिखते, आर पी बाई आर ई का, आर ई बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म लेस देन 1 होगा, इसको कह सकते हैं लेस देन 1। अब इसको और आगे चले तो क्या कह सकते हैं, जी ई बाई जी पी इज लेस देन 1, तो जी ई इज लेस देन जी लिखा जा सकता है। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, ये क्लियर है, क्लियर है। तो यदि हम यहाँ पोल से इक्वेटर से यदि हम पोल की तरफ जाएंगे, तो हमारा वेट बढ़ेगा या घटेगा, मतलब हमारा वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो हमारा वेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ रही है, एम तो कांस्टेंट है ना, हम बॉडी है, हमारा एम क्या है, कांस्टेंट है, 100 kg है तो 100 kg है, लेकिन जी की वैल्यू जो ही बढ़ेगी, मान लो यहाँ पे हमारा 9 था, वहां पे जाते जाते 10 हो गया, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट तुम्हारा बढ़ना शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी गो फ्रॉम कहां से, इक्वेटर टू पोल, वेट विल बी इंक्रीज, कह सकते हैं, ये क्लियर है। अब हमारा क्या इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट है। अब कोई बॉडी को क्या किए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इससे हम कुछ हाइट पे लेके गए, तो क्या होगा, क्या होगा, हाइट पे लेके जाएंगे तो कुछ तो होगा ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, जी इक्वल्स टू जी एम, ये जानते हैं, इससे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइट, बॉडी का हाइट क्या है, याद होगा ये जो हमारा आर होता था वो किसके बीच का डिस्टेंस होता था, दो बॉडी के बीच का। जब हम लोग जब पढ़े थे तो ये हमारा मान लो m1 मास है, ये हमारा m2 मास है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही ना हम लोग क्या बोलते थे, r बोलते थे। तो जब अर्थ के सरफेस पे होता था तो ये r किसके बराबर हो जाता था, कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, r प्लस h लिख सकते हैं। तो इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जी एम r प्लस होल स्क्वायर। यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे r प्लस एच इक्वल टू स्मॉल r, तो हम क्या लिखते हैं इसको, जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो जी क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। तो जी की वैल्यू घटी या बढ़ी, इनिशियल हमारा क्या था, जब सरफेस से था तो एम बाई आर स्क्वायर, जब सरफेस से ऊपर गया तो आर की वैल्यू बढ़ी, नीचे वाला जो टर्म है वो बढ़ा, तो जी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, ये जी डैश हम इसको मान लिए, चलो ठीक है। तो जी बाई जी डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो जी डैश बाई जी लिख लेते हैं,
जी डैट बाई डी क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, जी एम बाई आर लिख सकते हैं। अब इस आर के जगह ये भी लिखा जाए, जी से जी साफ, एम से एम साफ, ये क्या बचा, आर बाई आर स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर। इसको और लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, ये क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, ये कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी है या स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है, स्मॉल आर, आर प्लस एच है ना। तो यहाँ से भी हम और लिखना चाहते तो क्या लिख सकते थे, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि जी डैश बाई जी इज क्या होगा, लेस देन 1। तो इसको और लिखना चाहते तो जी डैश इज लेस देन जी, मतलब हाइट पे हम जाएंगे तो हमको क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जी डैश का मतलब क्या, यहाँ का, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज की। तो मतलब जो ही हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, हिमालय पर्वत पे जाओगे तो तुम क्या फील करोगे, हम हल्के महसूस कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोग क्या देखे, एच इंक्रीज कर रहा था, वैल्यू ऑफ जी कैसे, जी डैश इक्वल्स टू क्या निकाले थे अभी जस्ट, जी डैश इज इक्वल्स टू कितना निकाले थे, जी, चलो ऐसे याद रखो, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू कितना निकाले थे अभी जस्ट, निकाले थे अभी हम लोग क्या, आर स्क्वायर बाई ये निकाले थे। तो इसी को और भी लिखे थे हम लोग, आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते थे, और लिखते इसको तो क्या सकते थे, जी डैश जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, है ना। तो यदि हम इसके लिए यदि ग्राफ खींचते तो कैसा खींचाता, एक साइड मान लो हम किसको रख लिए, एक साइड रख लिए जी की आर की वैल्यू को, और एक साइड हम रख लिए जी की वैल्यू को, लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू के बढ़ने से जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, आर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, उतनी घटेगी। और ये स्क्वायर है मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, कर्व बनाएगा। तो कुछ ऐसा का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ये क्या बता रहा है, जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट, यदि हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, आर की इनफाइनाइट करेंगे तो किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म जीरो बना देगा। तो इन याद होगा इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, जीरो। तो कह सकते हैं वहां पर जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब स्वाभाविक है हम ऐसी बात करेंगे तो चले, मतलब हम लोग कुछ हाइट पकड़ते हैं जो आर के रिस्पेक्ट में क्या हो, बहुत ही छोटी होगी। तो अभी जस्ट हम लोग क्या निकाले हैं, जी डैश इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन से लिखना चाहे तो जी डैश इक्वल टू क्या ले सकते हैं, जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको और हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर तो पावर -2। इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जी 1 प्लस एच बाई आर पे पावर -2 लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, शायद पढ़े होगे, कभी पढ़े हो, नाम सुने हो, वो तो मैथ पढ़ना ही छोड़ दिया। ये जो पावर है वो अंदर आ सकता है, 1 - 2h बाई आर, ये क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा -2h बाई आर। जब इसको एक्सपांड करोगे उसके बाद तुमको ये मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं, स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, 4/3 पाई रो, और क्या था, जी और ऐसा कुछ पढ़े थे शायद। ये किसके लिए था, एट दी सरफेस, ये सरफेस पे था, 4/3 पाई रो जी आर पढ़े अभी जस्ट ना। और यदि हम जी डैश की बात करें क्या होगा, 4/3 पाई, डेंसिटी तो वही रहेगी, जी की वैल्यू भी वही रहेगी, लेकिन जो ही हम नीचे जाते हैं मतलब आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे नीचे जाने का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको आर माइनस डी लिखा जा सकता है। कहां पे,
एट डेप्थ डी। अब नीचे जब जाएंगे, जब यहाँ पे थे तो ये वाला रेडियस पकड़े थे पूरा कैपिटल आर, तो जब यहाँ पे जैसे ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये हमारा इस पॉइंट पे जब हम हैं तो ये रेडियस लिए, रुक तो जा, ये रेडियस लिए, लेकिन जब हम मान लो यहाँ पहुंचेंगे तो हमको इस रेडियस से मतलब है, तो इसको यदि हम r मानते हैं और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है, तो हम इस r के बराबर किसको लिख सकते हैं, r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R माइनस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल R माइनस डी लिख लो, या तुमको लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हो 4/3 पाई r, कहाँ पे, नीचे। अब ये इक्वेशन मान लिए 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो g डैश बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस डी डिवाइडेड बाई r, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं मेरे लाल। इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डी बाई आर लिख सकते हैं। अब सोच के बताइए, चलो यहाँ g डैश इक्वल टू क्या हो गया, g 1 माइनस डी बाई आर। अब g डैश की वैल्यू d के बढ़ने से घटेगी या बढ़ेगी, g डैश की वैल्यू डेप्थ में d के बढ़ने से घटेगी या बढ़ेगी, d की वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, r तो कांस्टेंट हमारा है, कांस्टेंट, तो d की वैल्यू बढ़ाएंगे, यदि पहले 1/5 था तो अब कितना हो गया 2/5, तो 2/5 1/5 से बड़ा होता है या छोटा होता है, 1/5 बड़ा होता है या 2/5 बड़ा होता है, 5/5 होता तो वो और बड़ा होता, मतलब d की वैल्यू जो ही हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किसी में से इसको घटाएंगे तो ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो घटेगा, तो मतलब g डैश की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, घटेगी, नहीं समझ में आया। तो जो ही हम किसी डेप्थ में जाते हैं g डैश की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ क्या होगा, घटेगा, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या, वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से ये हमारा अर्थ बहुत बड़ा सा है, इसके सेंटर से जब हम चलना शुरू किए आर के साथ, ठीक है, तो हमारे जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जब सेंटर से की तरफ सरफेस से हम जब सेंटर की तरफ आ रहे थे तो हमारा इक्वेशन निकाले थे कुछ जी के लिए, क्या निकाले थे, जी जो हमारा था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, आर माइनस डी के, ठीक है, या इसी को लिख सकते थे किसके, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि हम कहा सरफेस आउटसाइड सरफेस की बात करें तब जाएंगे तो हमको क्या मिला था, जो जी डैश था हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के। तो इसके हिसाब से यदि हम ग्राफ खींचे तो सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी आई थी, 0, सेंटर पे जी की वैल्यू 0 थी, ये हमारा ओरिजिन है, कह सकते हैं यहाँ सेंटर है, ओ यहाँ से जब चले तो हम किसको फॉलो करेंगे, सरफेस तक जाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बना, तो जब सरफेस पे पहुंचे मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू r, इस साइड हमको क्या दिखा रहा है, स्मॉल r, इस साइड हमको क्या दिखा रहा है, जी डैश। तो सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस के ऊपर। यहाँ से जब आगे चलेंगे सरफेस से और ऊपर जाएंगे तो हमको किसको फॉलो करना है, 1/r स्क्वायर को, तो मतलब एक कर्व बनाएगा कुछ ऐसा, तो ये वहां पे जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ग्राफ क्लियर है।